तो एडिटर ने एक सेकंड में कहा नहीं, ये हमारे मालिक का दोस्त है, तुम्हारी दिक्कत आ सकती है। तो मैं लौट आया, लेकिन उनको लगा कि मैं प्रोफेशनल हूँ, वो भी प्रोफेशनल थे मेरे एडिटर। उन्होंने कहा ठीक है तुम लिख लो यार स्टोरी छपी बाई लाइन, एंकर थी। और आप मानेंगे नहीं, मैं 5 बजे 6 बजे मेरी घर की घंटी बजने लगी। बाद में फ़ोन उठाया तो वो नाराज़ भी, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, तो पता चला कि उसने मालिक ने कंप्लेंट कर दी। वो बहुत बड़ा ग्रुप है, गोदी मीडिया का नंबर 1 ग्रुप, समझ लीजिए कौन हो सकता है। ठीक। उस मालिक के खिलाफ जब स्टोरी छापी तो मैंने, आप मानेंगे नहीं, उसने मेरे खिलाफ 50 करोड़ का केस किया डेफर्मेशन का कलकत्ता हाई कोर्ट में। आदाब। पत्रकारिता में बदलाव आ चुका है। एक ज़माना था प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक आया तो शोर मचा के प्रिंट ख़त्म हो जाएगा, और अब डिजिटल आ गया है तो शोर ये मच रहा है कि क्या प्रिंट रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक इसके बाद किस शक्ल सूरत में बाकी रहेगा। और जब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इन तीनों माध्यमों की बात करनी हो तो जम्मू कश्मीर में एकमात्र पत्रकार ऐसे हैं जो इन तीनों माध्यमों से जुड़े हुए रहे हैं। प्रिंट में भी थे, इलेक्ट्रॉनिक का असीम अनुभव, और अब डिजिटल के साथ भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त सतीश वर्मा हैं, राष्ट्रीय सहारा के स्टेट हेड, और एक समय सहारा समय की माइक इनके हाथ में हुआ करती थी, और हम पत्रकारिता में नए थे और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, और अब डिजिटल आ गया। ये तीनों आयाम आपने देखे हैं और आपके सामने तीनों चीज़ें हैं। क्या लग रहा है आपको, पत्रकारिता कहाँ जा रही है? देखिए, मैं ठीक 30-35 साल पीछे ले आता हूँ आपको। जब मेरे कैरियर की शुरुआत हुई, मैं मनोहर कहानी क्राइम मैगज़ीन थी बहुत मशहूर दुनिया की, उसमें मैं रिपोर्टर भी था, राइटर भी था। तो हमें आज भी याद है कि जब हम स्टोरी इन्वेस्टिगेटिव करते थे, कई दिन लगते थे। पहली बात तो है कि पहले मेहनत होती थी स्टोरी पर, बहुत दिन लगते थे। फिर जब हम लिखते थे तब हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता था। उस साल लोग हमें कागज़ और कलम देते थे, हम रात भर बैठ के घर अपने स्टोरीज लिखा करते थे, रिपोर्ट्स लिखा करते थे। युग बीता, समय बीता, टेलीविज़न, दूरदर्शन के अलावा प्राइवेट चैनलों का आना शुरू हो गया। जब एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो गई टेलीविज़न की, तो कहा ये जाने लगा कि अब प्रिंट का समय लद गया है, ये कल की बात हो गई। लेकिन तब ये भी कहा गया, क्योंकि जो एक आम आदमी लेमैन है, वो 2 रुपये का अखबार संभाल के रख सकता है, अगर उसकी बात कोई छपती है, उसके शहर की, गांव की, उसकी व्यक्तिगत। लेकिन टीवी की कहाँ फुटेज रखेगा वो। तो इसलिए प्रिंट की अहमियत बरकरार रहेगी, वो हमने देखा भी, अनुभव भी किया। तो टेलीविज़न के बाद डिजिटल का ज़माना आया, और अब तो ये है कि हमारी जो हुकूमत है दिल्ली की, मोदी साहब की, वो इसको बहुत प्रमोट करने में लगी है। वो चाहती है कि डिजिटल का एक काफ़ी असर हो, और डिजिटल इंडिया करना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि युग बदला, वक्त बदला, सिस्टम बदला, लेकिन आज जो बच्चे आ रहे हैं नए जर्नलिज्म में, सबसे बड़ी बात है कि आज मीडिया की क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है। मुझे याद आता है कि जब मैं दिल्ली में राष्ट्रीय सहारा का क्राइम चीफ था, तो किसी दिन मान लीजिए 3 थानों की रिपोर्ट आती थी पुलिस ज्यादती की, तो मैं तीनों खबरें फाइल करता था। जब मैं इलाके के जॉइंट कमिश्नर से बात करता था पुलिस के, तो मुझ पर दबाव करता था कि वर्मा साहब एक खबर छाप दो, जो छोड़ दो। कहता मैं तीनों SHO सस्पेंड कर देता हूँ। मैं कहा नो, खबर छपेगी, आप सस्पेंड करिए ना करिए। कहता फिर तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो एक क्रेडिबिलिटी थी। आज मेरा मानना है कि नेशनल टेलीविज़न भी अगर किसी सिपाही के खिलाफ रेगुलर खबर लिखेंगे, चलाएंगे दब के 24 घंटे, तो शायद ही सिपाही सस्पेंड हो। ये अलग बात है कि उसको हटा के थोड़ी देर के लिए साइड में कर देंगे, फिर ले आएंगे। ये जो चुनौती है, जो डिजिटल में तो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी इनके कोई नियम कानून बने नहीं है। मोदी सरकार बनाने जा रही है कि यूट्यूब चैनल है, डिजिटल जो भी है, इनके एक सिस्टम बने ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। तो मेरा कहना यह, जो आपने पहला सवाल किया कि बदलाव तो आया है समय के हिसाब से, लेकिन उसी प्रकार चुनौतियाँ और विश्वसनीयता दोनों के लिए बड़ा एक अहम मुकाम है। सतीश जी, आपसे ये समझना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक की मैं बात करूँगा,
प्रिंट में आपको कोई ख़बर लिखनी होती थी, जब तक आप ख़बर लिखने के बाद दूसरे पक्ष से बात नहीं करते या वो फ़ोन उठाकर ये कह देते मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी, तब तक आपका एडिटर आपकी ख़बर जो है वो लेता नहीं था, और लेता भी अगर था तो 3 बार आपसे पूछता था क्या आपने कंफर्म किया है, क्या वाकई यही तथ्य हैं, और उसके बाद जाकर आपकी ख़बर छपती थी। नहीं तो आपकी ख़बर एक दिन वही पेंडिंग में रहती थी, अगले दिन छपती जब आप वर्जन लेकर आते तो आपको दौड़ना पड़ता और आपको जाना पड़ता था वो वर्जन लेने के लिए। मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक को लेकर सबसे पहले क्या आपको लग रहा है कि ये असूल, ये ज़ाब्ते आज भी ज़िंदा हैं इलेक्ट्रॉनिक में? क्या ये असूल और ये ज़ाब्ते आज ज़िंदा हैं प्रिंट में? देखिए, प्रोफेशनलिज्म का तो मेरा मानना है रेगुलर एक डिप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं हरास हुआ है, लगातार हुआ है। और ये आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि पहले जब हम खबर फाइल करते थे तो हमारा संपादक या हमारा ब्यूरो चीफ कहता था अरे भाई सतीश भाई इसमें वर्षन तो है ही, दूसरी पार्टी का वर्षन लिया जाता था। और सबसे जो बड़ी अहम बात है, आज जो मैं देख रहा हूँ बदलाव मोटे तौर पर, आज पुलिस या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस किसी एक शख्स के बारे में वो शरीफ है या बदमाश है ये कोर्ट तय करेगी। वो अगर सीधा कहती है ये शख्स चोर है या राष्ट्र विरोधी है तो मीडिया को कोई अधिकार नहीं कि उसको सीधा राष्ट्र विरोधी या बदमाश। हम ये लिखते थे कि पुलिस या सुरक्षा बलों ने दावा किया कि ये फलाना आदमी आतंकवादी है या बदमाश है, वो कोर्ट देखेगी, सबूत हो गए तो होंगे। तो एक तो बदलाव ये आया है। दूसरा ये है कि हमारे वक्त में हम कभी, आप मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम कभी पुलिस के अफसरों के यहाँ जाके दावत नहीं लेते थे कि इस इलाके के SHO ने बुलाया चाय पी लीजिए। अब तो मैं हैरान होता हूँ कोई बीट का कांस्टेबल होता है उससे मुतमईन हो जाते हैं हमारे कुछ लोग, और जो वो चाहे वो चल जाता है, वो जो एलिगेशन लगाता है, एलिगेशन भी शब्द नहीं यूज़ होता, आरोप भी नहीं लिखा जाता फलां आदमी चोर है। तो ये जो बदलाव जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं ये बहुत तकलीफ देह है इस प्रोफेशन के लिए। यही वजह है कि हमारा ये प्रोफेशन था बड़ा नोबल प्रोफेशन माना जाता था। आज आप देखिए किसी के पास वर्षन लेने आ रहे हैं, बाइट लेने आ रहे हैं, वो पहले उसकी भिरकुटियाँ तन जाएंगे, यार ये पता नहीं क्यों आ रहा है, ये क्या पूछना चाहता है। पहले क्या था, पहले एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बैठाया जाता, आइए पत्रकार साहब बैठिए, आइए लेखक साहब बैठिए। वो भी एक चीज़ का बड़ा एक बदलाव। तो इसके लिए किस चीज़ को आप रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि डिजिटल मीडिया चूंकि इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी आदमी पत्रकार बन रहा है, किसी को किसी के साथ नाराज़गी है, कोई किसी चैनल ने किसी की खबर नहीं चला दी, अगले दिन वही आदमी पत्रकार खुद बन जाता है कि भाई चैनल ने नहीं चलाई, मैं खुद पत्रकारिता कर लेता हूँ। आप किसी पर कोई भी लांछन लगाएं, कोई पूछ के राज़ी नहीं है आपको। आप फेसबुक के ऊपर चढ़ जाएं, किसी की मिट्टी पलीत कर दें, कोई पूछ के राज़ी नहीं है आपको। क्या आप ये मानेंगे कि डिजिटल मीडिया ने मजबूर कर दिया इलेक्ट्रॉनिक को भी, प्रिंट को भी, वो रास्ता पकड़ने के लिए जो रास्ता शायद वो नहीं पकड़ते, और शायद पकड़ते भी तो शायद झिझकते उसमें, या ऑलरेडी मामला ख़राब हो चुका था तो इसमें डिजिटल का कोई कसूर नहीं? देखिए, अभी भी बहुत से संस्थान ऐसे हैं मीडिया के, मैं अंग्रेज़ी की बात करूँ तो हिंदू अखबार अभी एक ऐसा अखबार है जिसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई भी सवाल खड़ेगा 10 बार सोचेगा। इंडियन एक्सप्रेस है, अंग्रेज़ी की बात कर रहा हूँ। तो अखबार अभी भी जो हैं अपने उसी लकीर पे चल रहे हैं, क्योंकि उनको अखबार बेचने से ज़्यादा अपने क्रेडिबिलिटी की चिंता ज़्यादा है कि हम कोई ऐसी खबर ना चलाएं जो कि खबर कुछ हो और हकीकत कुछ हो। तो उससे बचते हुए और अपने पुराने जो असूल हैं, जो प्रोफेशनल असूल भी है, एथिक्स भी ये कहते हैं कि मान लीजिए आपने एक शख्स के खिलाफ खबर लगाई, जब आपका उसका वर्जन ले रहे हो सकता है कि वो आदमी शहर में ही ना हो, वो कहीं और बैठा हो और पुलिस या दूसरी एजेंसी उसको इन्वॉल्व करनी हो किसी और मामले में, तो मैं समझता हूँ ये अनजस्टिस होगा। इसलिए ज़रूरी कहा जाता था, जो आप बात कह रहे हैं कि वर्षन बड़ा ज़रूरी होता था। कई बार खबर सही होती थी, हम बात भी करते थे, लेकिन अब मान लीजिए एक, मैं उस चैनल का नाम लूँगा, देश का बहुत बड़ा चैनल है जो आज की सत्ता के बेहद करीब है, उसके कई चैनल हैं, आप शायद इशारे में समझ गए होंगे, अगर नहीं समझा तो उसके मालिक के खिलाफ मेरे पास एक रात खबर आई। मैं क्राइम रिपोर्टर था अपने अखबार का, सारा का, दिल्ली में चीफ क्राइम रिपोर्टर। मुझे दुबई से कागज़ आए, हिंदुस्तान के वाजपेयी साहब की हुकूमत थी उस टाइम, तो मुझे पूरा लंबा उसकी हिस्ट्री आई कि किस तरह उसने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और कैप्टन सतीश शर्मा के साथ मिलकर रूस बासमती का परमल चावल एक्सपोर्ट किए। उन दिनों में याद होगा फ्लॉपी आती थी, फ्लॉपी आती थी 1.5 पाउंड की,
बिल्कुल। वो 8 पाउंड की इनवॉइस बनाकर काला धन विदेशों में भेज रहे थे। मेरे पास पूरे सबूत थे। मैं अपने एडिटर के पास गया तो एडिटर ने 1 सेकंड में कहा नहीं ये हमारे मालिक का दोस्त है, तुम्हारी दिक्कत आ सकती है। तो मैं लौट आया, लेकिन उनको लगा कि मैं प्रोफेशनल हूँ, वो भी प्रोफेशनल थे मेरे एडिटर। उन्होंने कहा ठीक है तुम लिख लो यार स्टोरी छपी बाई लाइन, एंकर थी। और आप मानेंगे नहीं, मैं 5 बजे 6 बजे मेरी घर की घंटी बजने लगी। बाद में फ़ोन उठाया तो वो नाराज़ भी, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, तो पता चला कि उसने मालिक ने कंप्लेंट कर दी। वो बहुत बड़ा ग्रुप है, गोदी मीडिया का नंबर 1 ग्रुप, समझ लीजिए कौन हो सकता है। ठीक ठीक ठीक। उस मालिक के खिलाफ जब स्टोरी छापी तो मैंने, आप मानेंगे नहीं, उसने मेरे खिलाफ 50 करोड़ का केस किया डिफॉर्मेशन का कलकत्ता हाई कोर्ट में। क्योंकि वहाँ पर शेयर मनी नहीं जमा कराई जाती। हिंदुस्तान में एक कलकत्ता हाई कोर्ट था जहाँ शेयर मनी जमा हुआ। क्या सबूत थे, केस फेल हो गया। लेकिन उसके जवाब में खुंदक रही, उसने हमारे ग्रुप के खिलाफ एक स्टोरी चलाई लखनऊ शहर पे। फिर मालकौन की तरफ ऑर्डर हुआ कि अब इसको छोड़ना नहीं है। हम 100 रिपोर्टर से स्क्रूटनाइज करते करते 2 आगे, जवाब कौन दे सकता है, वो दूसरे को भी काट दिया। वो दूसरा जो रिपोर्टर आ गया एक टॉप के चैनल में, CBI देखता है, उन्होंने कहा सतीश वर्मा इस मामले में फिट है, यही जवाब देगा। मैंने उस ग्रुप के खिलाफ 7 दिन बॉटम स्टोरी बाइलन छपी, एक के बाद एक। मेरे पर हुकूमत के प्रेशर आए, बहुत लोगों के प्रेशर आए, धमकियाँ भी आई, उस पर भी केस हुआ, उसमें भी बरी हुआ। कहने का मतलब लगभग ये है कि आज ये प्रेशर ना संपादक झेलते हैं ना मालिक झेलते हैं। आप उसकी क्या वजह सतीश जी, हुआ क्या है ऐसा? संपादक तो आज भी वही लाला लोग हैं, जिन लाला लोगों के पास अरबों रुपया है, जो उन्होंने उस सारे कार्यकाल में बनाया है जिस कार्यकाल में उनकी तूती बोलती थी। आजकल तो तूती कम ही बोलती है। तो वजह क्या है अब आज इनको इतना मरोड़ना क्यों पड़ रहा है अपने आप को? आज क्यों इतना घबरा रहे हैं ये स्टैंड लेने के लिए, जिस स्टैंड की बात आप कर रहे हैं? देखिए, मेरे को जो जानकारियाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत से ग्रुप जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, टैक्स चोरी में शामिल होते हैं। और जब मैं एक घर का मुखिया बन जाऊंगा, पत्ते दिखाने वाला, तो मैं फिर अपने हिसाब से चलाऊंगा सबको। ठीक। तो मजबूरियां, कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रहेंगी उनकी, यूँ तो कोई बेवफा नहीं होता। तो ये मजबूरियां हैं, मैं समझता हूँ। हाँ, मैं एंकर्स की बात करें, एंकर्स अति उत्साह में ज़्यादा दिखा रहे हैं। मेरी फ़ोटो खींच गई एक शख्स के साथ तो मैं ग्लोरीफाइड हो गया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, मेरा अपना मानना ये है कि इस दौर में जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया की वजह से हिंदुस्तान के मीडिया की साख धरातल में गई है। आप दुनिया के, मेरे बाहर कज़िन भी हैं, दोस्त भी हैं दूसरे मुल्कों में, वो जिक्र करते हैं, फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हारे यहाँ तो सब गोदी मीडिया है। मैं कहा ऐसा नहीं है, सब जिस दिन 100% गोदी मीडिया हो जाएगा तो मैं कहा फिर आवाम की आवाज़ कौन सुनेगा। मैं कहा बहुत अभी भी जनता है। मैं कहा किसान आंदोलन लो, इसमें जो काम सोशल मीडिया ने किया है, जो भूमिका नेशनल मीडिया की होनी चाहिए थी, वो भूमिका ईमानदारी की, कमिटमेंट की, वो सोशल मीडिया, जिसे आप डिजिटल मीडिया कहते हैं, वो दिखा रहा है। लेकिन सतीश जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस डिजिटल मीडिया को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है? अगर ठीक है सरकारी रेगुलेशन से हमें दिक्कत है, इंटरनल रेगुलेशंस तो कुछ तैयार होनी चाहिए। क्या कोई खाका आपके जहन में कि कोई इंटरनल रेगुलेशन हो जिसमें कम से कम आप तो ये तय करें कि कौन आदमी है जिसको ये इजाज़त हो कि भाई आप एक फेसबुक का पेज बना के जो मर्जी वो चला दें, बल्कि कम से कम कोई क्राइटेरिया, कोई आप अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक चैनल खोलना है तो दुनिया भर की आपको कंडीशंस फुलफिल करनी है। आप एक अखबार खोलना चाहते हैं, RNA जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देता आपका अखबार जो है वो आप नहीं चला सकते। तो आपसे समझना चाहूँगा, क्या इंटरनल रेगुलेशन की ज़रूरत है या नहीं है, या जब एक्सटर्नल रेगुलेशन होगा फिर हम लोग बोलना शुरू करेंगे कि जनाब ये गलत हो गया, अब हमें बंद कर दिया गया, अब हमें बोलने नहीं दे रहे? देखिए, बदकिस्मती तो ये है हमारे मुल्क में कि मान लीजिए वकील करना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन और लॉ ज़रूरी है, डॉक्टर बनना है उसके लिए MBBS ज़रूरी है। हर प्रोफेशन के अपने अपने मानदंड हैं। लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ एक हलवाई भी है, एक नाई भी पत्रकार बन सकता है। नामी RNA से अपना अखबार ले, चला ले अखबार, कौन पूछ रहा है? ये जो बदकिस्मती है, हम समझते हैं कि जब तक सरकारी स्तर पर पढ़ाई लिखाई का सिस्टम थोड़ा नहीं जोड़ा जाएगा कि कौन लोग पत्रकार बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते। और ये बात सच है कि बहुत से न्यूज़ पोर्टल के ख़िलाफ़ इस प्रकार की शिकायतें भी आती हैं कि वो फलां अफसर से सुविधा शुल्क लेकर
खबरें दिखा रहे हैं उल्टी सीधी, किसी का करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये शिकायतें वाजिब है। हम समझते हैं कि शायद मोदी सरकार ने पहले दिनों ये भी कहा था कि हम डिजिटल मीडिया को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी के अलावा जिस और आप बता रहे हैं कि मुझे खुद भी अपने आप में एक सुधार की ज़रूरत है, वो सुधार तभी संभव है जब कहते हैं जब आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो सुधार की पहल कौन करेगा। यहाँ जो सच बोलेगा वो ही उसी को कह देंगे, सरकार एंटी नेशनल कहती है या कुछ और शब्द बोल देंगे। तो आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या सतीश जी, आपको नहीं लगता कि जब तक आप इस चीज़ से घबराते और डरते रहेंगे कि आपको ब्रांड कर दिया जाएगा, ये मुझे तो नहीं लगता कि भारतीयों की कोई पहचान इतने कमज़ोर होने की है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हमेशा तूफ़ान से टकराए हैं, चाहे वो तूफ़ान दाएं से आया हो बाएं से आया हो, हमने हमेशा तूफ़ानों के साथ टकराया है। तभी जाके हमारा ये लोकतंत्र इतना मजबूत है कि अमेरिका में जो दृश्य देखने को मिले, बिल्कुल भगवान करे कभी, अल्लाह करे कभी हमें ये इस तरह की कोई तस्वीर इस मुल्क में न देखने को मिले। हमारे यहाँ तो 5 साल के बाद जो भी प्रधानमंत्री हैं तो आप दोबारा चुने जाएंगे तो आप बनेंगे, नहीं चुने गए तो आपको आराम से घर वापसी आपकी होगी। तो आपसे समझना चाहूँगा कि वजह क्या हुई है कि इतना खौफ, इतना डर हम लोगों के अंदर क्यों आया है कि हम टकराने से भी अब घबरा रहे हैं। देखिए, आप NDTV को सुना जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो कहते हैं ना, एक उम्मीद होती है अंधेरे में दिए की तरह। रवीश कुमार भी हैं, वो बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं, फिक्शन नहीं है उनकी बातों में। तो हुकूमत से एक मायने में परोक्ष रूप से टकराने की भी बात होती है। मैं एक किस्सा और बताऊंगा। जैसे मैंने अभी किस्सा बताया उस बहुत बड़े चैनल ग्रुप का, जिसके फिल्म में भी चैनल हैं, कम से कम 50 चैनल उस ग्रुप के, ठीक है, और जो बहुत हिंदू मुसलमान भी करता है, जिसने जम्मू पे स्टोरी भी की, ठीक ठीक, तो उसके मालिक के खिलाफ वो स्टोरी थी। मुझे याद आता है जब मैं मनोहर कहानियाँ में आता तो मैंने बांग्लादेशी लड़कियों कैसे आती हैं, ये बात होगी 32 साल पुरानी, उनकी मैंने इन्वेस्टिगेशन करी। तो मैं दाढ़ी कॉलेज लाइफ से रखता था, गोल टोपी लगा लूँ तो मुस्लिम बन जाऊँ, पगड़ी डालूँ सरदार बन जाऊँ, तो भिन्न भिन्न रूप से कैमरा पर्सन मैंने कोई नहीं रखा था। मुझे अपने भी शक था कि मेरी बात कहीं लीक ना हो जाए। जब स्टोरी की छपी, मनोहर कहानी की फर्स्ट स्टोरी थी, उस ज़माने में HKL भगत कांग्रेस से मुग़ल आज़म कहे जाते हैं दिल्ली में, उसके लड़के की तस्वीर थी उस गैंग के साथ। अब फ़ोटो मैंने कैसे अरेंज करी ये मैं जानता हूँ। मुझे 1.5 महीने लग गए उसकी फ़ोटो अरेंज करने में, स्टोरी करने में 1 महीना लगा। जब स्टोरी छपी तो रातों रात मनोहर कहानियाँ दिल्ली में अकेली 85,000 बिकती थी। 85,000 अकेले दिल्ली में रातों रात उठवा ली गई। मेरे खिलाफ 50-60 बसें आई प्रोटेस्ट करे, मुझे गालियाँ जो गंदी मर गया है, ये वो जो बकवास कर सकते थे, बांग्लादेशियों ने खूब किया। उसी स्टोरी में मेरे खिलाफ 1 करोड़ का नोटिस भी हुआ, डेफर्मेशन, सबूत थे। लेकिन उसी स्टोरी में मुझे फिर डॉक्टर शंकर शर्मा ने, बलराम जाखड़ स्पीकर थे, नेशनल अवार्ड भी दिया। तो ऐसा नहीं है आप जिस तरह दम रख के करते हैं, दम रखने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन यह उनकी जमात बहुत छोटी है। वो उनको कई तरह के प्रेशर होते हैं, परिवार के प्रेशर हैं, सोसाइटी के प्रेशर हैं, हुकूमतों के प्रेशर हैं, तो आदमी किसी न किसी प्रेशर के ट्रैप में आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, आप जैसे रवीश कुमार जैसे, अभिसार शर्मा जैसे, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ऐसे बड़े नाम है, लंबी फहरिस्त है, इसमें भी ऐसा बात नहीं है। ये अलग बात है कि नेशनल मीडिया में अकेला नाम है, बाकी सोशल मीडिया पे सब अपना अपना जिम्मेदारी से, चाहे कम लोग हैं आप जैसे, अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी समर्पण के साथ और प्रतिबद्धता के साथ, जो पत्रकार का एक मकसद होता है, जो उसका धर्म है, वो आप निभा रहे हैं। आखिर में सतीश जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे नए पत्रकार डिजिटल मीडिया में भी, प्रिंट में भी, इलेक्ट्रॉनिक में भी जो जम्मू संभाग में काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए ऐसा गुरु मंत्र है जो आप उनको देना चाहेंगे, जिससे कम से कम आप जब पत्रकारिता करें तो आपको खुद अपनी स्टोरी पे फ़ख्र और नाज हो कि यार ये स्टोरी जो मैंने की, इसको देखा बहुत कम लोगों ने, लेकिन ये मेरी सबसे खूबसूरत कहानी थी और मैं इससे बहुत खुश हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ, मैं जब भी कॉपी लिखता हूँ अपनी स्टोरी की, मैं पहले खुद पढ़ता हूँ कि मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ या नहीं है, क्योंकि अखबार में छपेगा, लाखों लोग पढ़ेंगे। जब मैं खुद ही मुतमईन नहीं हूँ
तो मैं वो स्टोरी परोसो क्यों। तो आत्मचिंतन पहले करना चाहिए स्टोरी किसी को चलाने से पहले। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ जो पत्रकारिता से जुड़े यहाँ संस्थाएं हैं, क्लब्स हैं, उनकी भी मॉरल ड्यूटी है कि जो नई पौध आ रही है उनके लिए डिबेट्स, वर्कशॉप्स लगाएं। ये मैंने बहुत पहले एक शख्स को यहाँ तजवीज़ भी दी थी कि भैया आप बुलाएं, जो आप भी सीनियर हैं, हम जैसे जो लोग हैं पुराने, जिनको कई दौर से गुजरे हैं, दबाव के भी, हर तरीके के, तो इन सबको बच्चों को सिखाया जाए खबर कैसे लिखी जाती है, उसकी इंट्रो कैसे बनाई जाती है, उसमें शब्द क्या यूज़ किए जाते हैं, किस प्रकार कानूनी पचड़ों से बचने के लिए खबर को कैसे लिखा जाता है। तो ये जिम्मेदारी उनकी भी है, मेरा अपना जो मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सतीश वर्मा। आपने सुन लिया कि पत्रकारिता का अनुभव भी आपकी समझ में आ चुका होगा कितना है, और ये भी आपको पता चल गया होगा कि जल्दी में खबर करना ज़रूरी नहीं, खबर पर आपको वक्त लग जाए, लेकिन एक स्टोरी जो पूरे देश को हिला दे, सिस्टम को हिला दे और बड़ा बदलाव लाने में जो स्टोरी सहायक सिद्ध साबित हो, उसी को स्टोरी कहते हैं। बाकी मैं और आप तो प्रेस नोट ही छापते हैं।